30 मिनट में अगर 17 नंबर चाहिए तो इस क्लास को अंत तक देखना प्यारे बच्चों। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। पूरे 30 मिनट में इस चैप्टर को शानदार तरीके से एक एक पॉइंट समझाने वाला हूं, एक एक ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल हर चीज कराने वाला हूं। क्लास को अंत तक देखिएगा। 30 मिनट में 17 अंक पक्के कर लीजिए अपने। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। पहला टॉपिक जो इस चैप्टर का है, पहले तो देख लीजिए कि 2026 में 8 ऑब्जेक्टिव ए, 2 शॉर्ट आए थे माने कि 4 नंबर और 1 लॉन्ग यानी कि 5 नंबर। 5 4 9 और 9 8 हो गया आपका। जोड़ लीजिए भैया टोटल कितना हो गया। ठीक है, चलो भैया अब बात करते हैं कि अगर आपको इस पूरे क्लास का पीडीएफ चाहिए या फिर कोई इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह चाहिए, डेली क्विज सॉल्व करना है तो इस टेलीग्राम चैनल को स्कैन करके जुड़ जाइएगा। यहां पे आपको डेली क्विज मिलता है, डेली हर चीज मिलता है और साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी सभी साथी जाके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है विद्युत धारा। चैप्टर का नाम भी विद्युत धारा है, पहला टॉपिक भी विद्युत धारा है। विद्युत धारा का मतलब क्या होता है? विद्युत धारा का मतलब होता है आवेश प्रवाह की दर। आवेश कितने समय में कितना प्रवाहित हो रहा है। मान लीजिए कि एक तार है, मान लीजिए एक तार है और इस तार में आवेश प्रवाहित हो रहा है। क्यों आवेश बह रहा है? टी समय में। ध्यान से सुनिएगा, टी समय में कितना आवेश बह रहा है? टी समय में, टी सेकंड में, ऐसा कह लीजिए, सेकंड कह लीजिए, समय को सेकंड में ना नापिएगा। कह लीजिए कि भैया टी सेकंड में क्यों आवेश प्रवाहित हो रहा है। कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है? क्यों आवेश प्रवाहित हो रहा है? ये बताइए 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा? 1 सेकंड में प्रवाहित होगा प्यारे बच्चे Q बटे T आवेश। और 1 सेकंड में जो आवेश प्रवाहित होता है ना, इसी को कहते हैं विद्युत धारा I। तो विद्युत धारा I बराबर कितना हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा Q बटे T प्यारे बच्चे। इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर, अंग्रेजी में AMPERE। याद रखिएगा, याद रखिएगा प्यारे बच्चे। 1 कूलॉम्ब आवेश अगर 1 सेकंड में बहता है तो बनेगा 1 एम्पियर प्यारे बच्चे। याद रखिएगा इस चीज को। और 1 कूलॉम्ब आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो 1 एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर बराबर कितना होगा? यानी कि 6.025, 6 पॉइंट कितना? 6 पॉइंट कितना? याद करिए, हम लोगों ने पढ़ा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन अगर 1 सेकंड में बहता है, किसी तार में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन बहता है, तो हम कहेंगे कि तार में 1 एम्पियर धारा बह रहा है। याद रखिएगा इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 एम्पियर बराबर होता है, कहिएगा भैया 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। अगला देखिए, एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर मतलब धारा, घंटा माने समय। दोनों को गुणा करेंगे तो क्यू आवेश आएगा। दोनों को गुणा करेंगे तो क्यू आवेश आएगा, यानी कि आवेश का मात्रक है एम्पियर घंटा। 2 बार परीक्षा में पूछा भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है, प्रवाहित इलेक्ट्रॉन का संख्या। कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा अगर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है? आपका आंसर पता है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा तो 1 एम्पियर धारा बहेगी। अगला है धारा घनत्व टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तार लिया, ऐसे तार लिया, तार में यहां पे इसका जो क्षेत्रफल है ना, इसका क्षेत्रफल है A। क्षेत्रफल क्या है? A है प्यारे बच्चे। और जो धारा बह रही है वो धारा है I। धारा कितना है? I है। तो अगर कोई कहे कि तार के A क्षेत्रफल से कितना धारा बह रही है, A क्षेत्रफल से कितना धारा बह रही है, आप कहिए I धारा बह रही है। कोई कह दे जरा बताओ फिर एकांक क्षेत्रफल से कितना धारा बहेगी, कहोगे सर I बटे A धारा बहेगी। और एकांक क्षेत्रफल से जो धारा बहती है इसको कहते हैं धारा घनत्व। इसको क्या बोलेंगे? धारा घनत्व। J से प्रदर्शित करते हैं। J बराबर हो जाएगा I बटे A प्यारे बच्चे। कितना हो जाएगा? I बटे A। इसका जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसका दिशा किधर होता है? धारा की दिशा में इसका दिशा होता है। किधर होगा? धारा की दिशा में इसका दिशा हो जाएगा। याद रखिएगा प्यारे बच्चे, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत आसान है। अगला टॉपिक देखते हैं, चलिए जल्दी देखिए। धारा घनत्व के लिए कौन सा सही है? J बराबर I बटे A हो जाएगा। अगला देखिए फटाफट से, धारा घनत्व का इकाई कितना होता है? एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 एम्पियर का धारा 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से प्रवाहित हो रहा है। धारा घनत्व J बराबर I बटे A हो जाएगा प्यारे बच्चे। I धारा है 10 एम्पियर का, क्षेत्रफल कितना दिया है? 2। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया? 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, यादृच्छिक वेग, माध्य मुक्त पथ और क्रांति काल क्या होता है?
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले समझ लीजिए यादृच्छिक वेग क्या होता है। जो हमारा चालक होता है ना प्यारे बच्चे, चालक, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, अपनी कक्षा में नहीं चल घूम रहे होते। इलेक्ट्रॉन कहां घूमता है? अपनी कक्षा में घूमता है। लेकिन चालक के अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में नहीं घूमता, बल्कि इधर उधर घूमता रहता है। किधर किधर घूमता रहता है? इधर उधर कहीं भी घूमता रहता है। इधर घूम रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, तो सब इधर उधर इलेक्ट्रॉन वहां घूमता रहता है। इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो चालक के अंदर क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है प्यारे बच्चे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। समझ गए वो बात? हाँ समझ गए हैं। ये इलेक्ट्रॉन अब इधर उधर घूमता रहता है, तो इसकी स्पीड को क्या बोलेंगे? इसकी स्पीड को बोलेंगे यादृच्छिक वेग। क्या बोलेंगे? यादृच्छिक वेग। पता है ये कितना स्पीड से घूमते हैं? 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। 1,00,000 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये घूमते रहते हैं, तर एक दूसरे से टकराते रहते हैं। अब घूमिएगा कम जगह में तो टकराइएगा ना आपस में, तो टकरा रहा है सब एक दूसरे से, ठीक है। तो सारा इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे से इतना तेज घूमता है तो आपस में टक्कर भी मार रहा होता है, ठीक है। तो भैया एक इलेक्ट्रॉन लिए, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन। भैया ये पहला वाला इलेक्ट्रॉन गया, इससे टकराया और टकरा के फिर इधर आ गया, इससे टकरा गया। तो पहले इससे टकराया, फिर टकरा के इधर आ गया। तो इन दो टक्करों के बीच में जितना इसने दूरी तय करा ना, इस दूरी को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और दूरी क्या होता है? मुक्त पथ बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मुक्त पथ बोलते हैं, फ्री पाथ बोलते हैं प्यारे बच्चे, फ्री पाथ बोलते हैं। याद रखिएगा, इस दूरी को क्या बोलते हैं? मुक्त पथ कहते हैं, फ्री पाथ कहते हैं। तो दो टक्करों के बीच में इलेक्ट्रॉन जो दूरी तय करता है उसे मुक्त पथ कहेंगे। और ये दो टक्करों के बीच में इलेक्ट्रॉन को जो समय लगता है, ये दो टक्करों के बीच में इलेक्ट्रॉन को जो समय लगता है, उस समय को क्या कहते हैं पता है? श्रांति काल कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। और इस श्रांति काल को टाउ से ऐसे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? टाउ से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा प्यारे बच्चे, दो टक्करों के बीच में जो समय लगेगा उसे हम टाउ से प्रदर्शित करेंगे। और जो इनके बीच में दूरी होगा, दो टक्करों के बीच में जो दूरी तय करेगा इलेक्ट्रॉन, वो दूरी होगा मुक्त पथ। और एक चीज और याद रखिएगा, यहां पे सारे इलेक्ट्रॉनों का अगर हम औसत निकालें, औसत वेग निकालें, औसत निकालें, तो औसत वेग इनका पता है कितना आता है? 0 हो जाता है। 0 क्यों हो जाता है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है। दोनों का औसत निकालिएगा, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक इधर, दूसरा इधर, औसत निकालिएगा तो 0 हो जाता है। बात समझे ना? तो सब इधर उधर भाग रहा है तो औसत सबका क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। मुक्त पथ किसे कहते हैं? दो टकराव के बीच तय की गई औसत दूरी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, श्रांति काल क्या दर्शाता है? दो टकराव के बीच का औसत समय दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, यादृच्छिक वेग का दिशा क्या होता है? कौनो दिशा फिक्स नहीं होता, निश्चित नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गतिशीलता क्या होता है? गतिशीलता से पहले आपको समझ लेना है कि अनुगमन वेग क्या होता है। गतिशीलता से पहले आपको क्या समझना है कि अपवाह या अनुगमन वेग होता क्या है, तभी आप गतिशीलता को अच्छे से समझ पाइएगा, ठीक है। पहले आप अनुगमन वेग को समझिए, अनुगमन वेग को समझिए, ये क्या होता है बाबू? बहुत प्यारी चीज है। जैसे मान लो कि आपने अभी देखा कि चालक के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते रहते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन अगर आप चालक के बैटरी से जोड़ दीजिएगा, चालक को किससे जोड़ दीजिए? बैटरी से जोड़ दीजिए। कितना वोल्टेज का बैटरी लगा? V वोल्टेज का बैटरी लगा। इधर से धारा जा रहा है, तो ये वाला अगर प्लस से जोड़े है ना बैटरी का, ये प्लस हो जाएगा। ये वाला माइनस से जोड़े है तो ये माइनस हो जाएगा। प्लस से माइनस की तरफ एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। याद रखिएगा, आपने एक चालक तार का एक सिरा बैटरी के पॉजिटिव और दूसरा सिरा बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया है, ठीक है। V वोल्टेज का बैटरी है तो प्लस से माइनस की तरफ एक वैद्युत क्षेत्र बन गया। सारा इलेक्ट्रॉन पता है क्या करता है? सारा इलेक्ट्रॉन प्लस सिरे की तरफ आकर्षित हो जाता है। प्लस सिरे की तरफ सारा इलेक्ट्रॉन आकर्षित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन सब जो है ना, एक निश्चित चाल से गति करना शुरू करता है, एक निश्चित दिशा में, बहुत छोटे धीरे धीरे चाल से, ऐसे धीरे धीरे चाल से एक निश्चित दिशा में गति करना शुरू कर देगा। यहां पे लिखा है कि जो सूक्ष्म नियत औसत चाल से एक दिशा में गति करते हैं, तो सूक्ष्म नियत चाल से एक दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू करेंगे। अभी क्या कर रहे थे? बैटरी लगाने से पहले सब इधर उधर भाग रहा था, बैटरी लगते ही क्या हुआ? सब के सब सूक्ष्म नियत चाल से एक दिशा में गति करने लग गए। अब इसकी गति को क्या बोलेंगे? इसकी गति को बोलेंगे अपवाह या अनुगमन वेग। क्या बोलेंगे? अपवाह वेग या फिर इसी को कहते हैं अनुगमन वेग, ठीक है। चाहे अपवाह बोले चाहे अनुगमन बोल दें, ठीक है, बात एक ही है।
अनुगमन वेग। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? vd से प्रदर्शित करते हैं, vd, अंग्रेजी में इसे vd से प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं ना, इसलिए vd से प्रदर्शित करते हैं। कितना होता है बाबू ये vd जो मान होता है ना, ये 0.1 मिलीमीटर प्रति सेकंड होता है, मिलीमीटर प्रति सेकंड होता है, मतलब बहुत छोटा, एकदम सूक्ष्म चाल से चलता है, बहुत छोटा चाल से चलता है। ठीक है, चलिए भैया आगे। अब देखिए जरा से गतिशीलता क्या होता है। गतिशीलता मतलब होता है कि भैया मान लीजिए कि आपने एक बैटरी लगाया, इसका पॉजिटिव इधर जोड़ दिया और इसका नेगेटिव इधर जोड़ दिया, पॉजिटिव टर्मिनल इधर जोड़े थे, नेगेटिव इधर जोड़े थे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक विद्युत क्षेत्र बन गया था, सारा इलेक्ट्रॉन सब इधर की तरफ भागना शुरू कर दिया, सारा इलेक्ट्रॉन सब इधर की तरफ भागना शुरू हो गया। किस चाल से भाग रहा है? vd चाल से भाग रहा है। तो कितना विद्युत क्षेत्र लगाए हो? E। कितना चाल से भाग रहा है? vd। तो vd अनुगमन वेग है और जो आप विद्युत क्षेत्र लगाए हैं, इन दोनों का अनुपात, जो अनुगमन वेग है और जो विद्युत क्षेत्र है, इन दोनों का जो अनुपात होगा ना, वो अनुपात क्या कहलाएगा? वो अनुपात कहलाता है गतिशीलता म्यू। गतिशीलता म्यू। ठीक है, इसको कहते हैं गतिशीलता, अंग्रेजी में मोबिलिटी कहते हैं, हिंदी में गतिशीलता। गतिशीलता क्या होता है? जिस चाल से चल रहा है और जितना विद्युत क्षेत्र लगाया है, इन दोनों का अनुपात होता है प्यारे बच्चे। ठीक है, अच्छा इसका मात्रक कितना हो जाएगा बताइए? इसका मात्रक निकाल के बताइए। ऊपर हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड और नीचे हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, घूम के ऊपरवा चला जाएगा तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर बटे में वोल्ट सेकेंड, इसका मात्रक हो जाएगा। तो ऐसा ही मात्रक कोई पूछ लेना, तुरंत है बताइएगा, तुरंत है बताइए। चलिए अगला बताइए, मोबिलिटी का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर बटे में वोल्ट सेकंड। हो गया। अगला बताइए, अगला बताइए गतिशीलता के लिए कौन सा सही है? म्यू बराबर vd बटे ई, vd बटे ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है बाबू। क्या होता है? सबसे ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, अनुगमन वेग और धारा में संबंध, एक छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत प्यारा सा है, तो करके जल्दी से बताते हैं आपको। देखिए यहां पे आपने बैटरी लगाया ऐसे करके, पॉजिटिव टर्मिनल इधर जोड़ा, ये पॉजिटिव, नेगेटिव वाला इधर जोड़ा, ये नेगेटिव। भैया विद्युत क्षेत्र इधर बन गया, एल लंबाई का चालक है, एल लंबाई का, सारा इलेक्ट्रॉन सब इधर तरफ चलना शुरू हो गया, इधर तरफ चलना शुरू हो गया। किस चाल से चल रहा है ये सब इलेक्ट्रॉन? vd चाल से चल रहा है। किस चाल से चल रहा है? vd चाल से चल रहा है। तो जल्दी से बताइए धारा कितना बहेगा? धारा का फॉर्मूला बताइए। धारा I बराबर हो जाएगा Q बटे में T, लेकिन Q जो आवेश है वो N इलेक्ट्रॉनों से मिलके बना है, बटे में T समय, T समय। तो ये बताइए जरा, जो T समय है, ये समय कितना लगेगा? समय कितना लगेगा? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर कितना होता है? दूरी बटे चाल। भैया यहां से यहां तक कितना दूरी तय करेगा? यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन को आने में कितना दूरी लगेगा? L दूरी। चाल कितना है इलेक्ट्रॉन का? vd चाल है। तो समय बराबर कितना लिख देंगे? ne, और समय की जगह लिख देंगे दूरी L तय करेगा और चाल इसका हो जाएगा vd। ठीक है, अब ये n की जगह पे क्या लिखेंगे? ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? जो इसका तार है, इसका तार का जो क्षेत्रफल है ना प्यारे बच्चे, वो a है और इसका लंबाई है l। क्षेत्रफल a है और लंबाई है l, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? इसका आयतन हो जाएगा a इंटू एल। तार का आयतन कितना हो जाएगा? तार का आयतन कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे? तार का आयतन हो जाएगा a इंटू में l प्यारे बच्चे। ठीक है, क्षेत्रफल गुणे लंबाई होता है आयतन। अभी बताइए जरा कि अगर एकांक आयतन में अगर स्मॉल n मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, तार के पूरे आयतन Al में कितना मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा? Al आयतन में कितना मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा ये बताओ? एकांक आयतन में अगर स्मॉल n मुक्त इलेक्ट्रॉन है, Al आयतन में कितना हो जाएगा? n इंटू Al, इतना मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और इस इतना मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल n से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n इंटू Al। ये हो गया, कैपिटल N का मान हमें मिल गया। ये कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। एकांक आयतन में स्मॉल n मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो पूरा Al आयतन में n इंटू Al मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन आया, इसको हम कैपिटल N से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, चलो भाई साहब, तब धारा का फॉर्मूला I बराबर कितना निकला? I बराबर n की जगह रख दीजिए, मान उठा के n की जगह कितना रखिएगा? रखिए स्मॉल n Al और साथ में E भी है और बटे में नीचे कितना है? बटे में L बटे VD है, बटे में L बटे में VD है। अभी VD जो बटे के बटा में है, घूम के ऊपरवा चला जाएगा, L से L कट जाएगा। I बराबर क्या आया? N आया, E आया, A आया और VD भागे से ऊपर चला गया, VD हो गया। NEAVD धारा का फॉर्मूला आ गया, धारा का फॉर्मूला आ गया। अभी यहीं से देखिए एक ट्रिक निकल के आता है कि VD बराबर कितना होगा? VD बराबर
एन ई ए गुणा में है, नीचे आया भागे में आ गया, तो आई अपॉन में एन ई ए, ये निकल गया आया प्यारे बच्चे, आई अपॉन में एन ई ए। यानी कि अगर आप धारा का मान बढ़ाइएगा ना तो चाल बढ़ जाएगा। यानी कि यहां से हमें संबंध पता चलता है वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। धारा का मान बढ़ाइएगा तो चाल बढ़ जाएगा, धारा का मान बढ़ाइएगा तो अनुगमन वेग बढ़ जाएगा। याद रखिएगा प्यारे बच्चे। अगला देखिए, अनुगमन वेग और धारा के बीच संबंध है, आई बराबर एन ई ए वी डी आपने निकाल लिया। अगला बताइए फटाफट, यदि चालक का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल दुगुना कर दिया जाए तो अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल दुगुना करा जाए, आई बराबर एन ई ए वी डी है, ठीक है। अनुगमन वेग पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वी डी बराबर कितना हो जाएगा? आई अपॉन में एन ई ए, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल दुगुना करा जाए, क्षेत्रफल कहाँ है ये, अगर इसको डबल करोगे तो अनुगमन वेग आधा नहीं हो जाएगा? आधा हो जाएगा भाई, अनुगमन वेग आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि धारा बढ़ाई जाए तो अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धारा और अनुगमन वेग में सीधा संबंध है, धारा बढ़ाओगे तो अनुगमन वेग बढ़ जाएगा, क्योंकि आई बराबर एन ई ए वी डी है, आई निर्भर करेगा सीधा वी डी पे, धारा बढ़ाओगे तो अनुगमन वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ओम का नियम। ओम भैया बहुत आसानी से नियम बताते हैं अपना, कहते हैं जितना ज्यादा वोल्टेज का बैटरी लगाइएगा उतना ज्यादा करंट बहेगा, उतना ज्यादा करंट मिलेगा। ज्यादा वोल्टेज का बैटरी लगाइए ज्यादा करंट मिलेगा, ठीक है। बस डिपेंड क्या करेगा, आप तार को ना तो गर्म कर रहे हैं ना तो तार बदल रहे हैं, वही तार होना चाहिए, सेम परिस्थिति होना चाहिए। कोई भौतिक अवस्था तार का बदलने ना पाए, ना तो ताप बदलने पाए ना दाब बदलने पाए, ठीक है। तो तार का ताप दाब यानी कि भौतिक अवस्था नहीं बदलिएगा तो जितना ज्यादा वोल्टेज का बैटरी लगाइएगा उतना ज्यादा करंट बहेगा, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। ज्यादा वोल्टेज की बैटरी ज्यादा धारा देगी, ठीक है। तो V बराबर जब करते हैं तो यहां पे I के साथ एक कांस्टेंट आता है R, और इसी R को क्या कहते हैं? इसी R को कहते हैं चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध कहते हैं प्यारे बच्चे, यानी कि रेजिस्टेंस, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर, बात समझ में आई? कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। चलो आगे देखते हैं प्यारे बच्चे, आगे देखते हैं फटाफट से। अब ये कह रहा है प्रतिरोध का विमा बताइए, प्रतिरोध का विमा। तो V बराबर है I इंटू में R, तो R बराबर कितना हो जाएगा? V अपॉन में I हो जाएगा। R का विमा बता देता हूं आपको, mL2T-3 I-1 या A-1 कर दीजिए, ठीक है। और I धारा का विमा A हो गया। अभी +1 ऊपर चला गया, -1 क्या बन गया? mL2T-3 A-2 बन गया, +1 ऊपर गया -1, -2 बन गया, mL2T-3 A-2, ये हो गया हमारा A नंबर करेक्ट। अगला क्वेश्चन बताइए, यदि चालक ई आई धारा के बीच में एक सरल रेखा बना जाए तो फिर यहाँ पे जो tan थीटा होता है, R जो होता है ना वो tan थीटा के बराबर होता है प्यारे बच्चे, ये V अपॉन में I होता है। किसी भी ग्राफ में जो tan थीटा बनता है वो हमारे ग्राफ की प्रवणता यानी कि ग्राफ का प्रतिरोध बताता है, ठीक है। अगला देखते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध स्थिर हो और वोल्टेज दुगुना कर दिया तो धारा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध स्थिर है, वोल्टेज को दुगुना कर दे तो धारा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध नहीं बदल रहा, बस वोल्टेज को दुगुना करेंगे, धारा दुगुना हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाने पर धारा बढ़ता है, वोल्टेज को दुगुना करोगे धारा भी दुगुना हो जाएगा, दुगुनी हो जाएगी भाई, सिंपल सी बात है। चलो अगला क्वेश्चन, संवहन वेग के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए ओम का नियम का उत्पत्ति करें। ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम गति के समीकरण से निकल जाएगा प्यारे बच्चे। गति के समीकरण, गति का समीकरण पता है आपको, याद है गति का समीकरण? गति का समीकरण होता है V बराबर U प्लस में AT, ठीक है। अब प्रारंभिक वेग, बैटरी लगाने से पहले सब औसत वेग 0 था, प्लस में A और T की जगह रख दोगे टाउ, समय हमारा क्या लग रहा है? क्रांतिकाल टाउ। V ये अनुगमन वेग है VD, ठीक है। बैटरी लगाने के बाद अनुगमन वेग VD, बैटरी लगाने से पहले 0, A त्वरण था और T टाउ, टाउ लग रहा है इसका क्रांतिकाल, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? VD बराबर A टाउ। अब A की जगह क्या लिख दोगे? A की जगह लिखोगे F अपॉन में M, याद है फॉर्मूला? F बराबर MA होता है, तो A बराबर कितना हो जाएगा? F अपॉन में M, F अपॉन में M रख सकते हो नहीं रख सकते? बोलो हाँ सर रख सकते हैं, F अपॉन में M, ठीक है, साथ में टाउ हो गया, ठीक है। अब F की जगह क्या रख दे? Q इंटू ई, Q इंटू ई, F की जगह Q इंटू ई, F बराबर होता है ना Q इंटू ई, आवेश पर जो बल लगता है, लेकिन Q आवेश यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ई टाउ बटे में M हो जाएगा। F की जगह रखा ई टाउ बटे में M हो गया, ठीक है। तो VD बराबर ई टाउ बटे में M। E की जगह क्या रखेंगे? E की जगह पर रख सकते हो V अपॉन में L, कितना हो जाएगा? V अपॉन में L हो जाएगा, तो ML हो गया। तो हमारे पास संबंध क्या मिला? VD बराबर EV टाउ अपॉन में ML। एक तो ये मिल गया, और एक हमने अभी निकाला था, ठीक है, एक हमने अभी निकाला था पीछे, क्या निकाला था? VD बराबर I अपॉन में NEA, ये फॉर्मूला निकाला था, ये फॉर्मूला निकाला था, N स्मॉल n है, ये स्मॉल n है, ठीक है।
VD बराबर I अपॉन में NEA। समीकरण 1 इसको बनाओ, समीकरण 2 इसको बनाओ, ठीक है। इन दोनों को करो बराबर, जब बराबर करोगे तो क्या मिलेगा, एक तरफ मिलेगा EV टाउ बटे में ML और एक तरफ मिलेगा कितना मिलेगा, I अपॉन में NEA, ठीक है। अब V को और I को जो गुणा है नीचे लेते आओ, V अपॉन में I बराबर कितना हो गया, E भागे से उधर चला गया तो ML और ये नीचे आकर के इसके साथ गुणा हो गया तो NE स्क्वायर A टाउ, ऐसे हो गया NE स्क्वायर, ठीक है, A टाउ ऐसे करके हो गया, ठीक है। बात समझो, V अपॉन में I बराबर इतना, ये जो होता है किसी भी दिए गए चालक के लिए कांस्टेंट होता है। क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है प्यारे बच्चे। और इस हिसाब से हमारा V अपॉन में I बराबर क्या निकलता है, R मिलता है, जो कि V बराबर क्या मिल जाएगा, I भागे से उधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा I इंटू R। यही ओम का नियम है और ऐसे ही प्रूविंग करी जाती है, यही ओम का नियम है और ऐसे ही क्या करते हैं, प्रूविंग हम करते हैं, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी देख लेते हैं। किसी चालक के संवहन वेग और आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच में संबंध है VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि चालक की लंबाई दुगना कर दिया जाए, उसके ऊपर लगाए गए विभवांतर को आधा कर दिया तो इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग कितना हो जाएगा। लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग VD बराबर ई टाउ बटे में M, ठीक है। V करोगे तो यहाँ पे ML हो जाएगा। लंबाई को दुगना करोगे तो उसके ऊपर लगाएगा विभवांतर इलेक्ट्रॉन, अच्छा लंबाई को दुगना करोगे तो अपवाह वेग आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध प्यारे बच्चे कुछ नहीं होता। मान लो ये बैटरी लगाए हो, ठीक है, बैटरी लगा दिया आपने, तो बैटरी लगाते समय धारा तो आई बह रही है, ठीक है, धारा आई बह रही है, प्लस टर्मिनल ये माइनस टर्मिनल ये, विद्युत क्षेत्र की दिशा ई हो गई। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व का अनुपात, विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व कितना है, J, इन दोनों का अनुपात होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, E बराबर V अपॉन में L और धारा घनत्व का अनुपात होता है J बराबर I अपॉन में A। V अपॉन में I क्या बन जाएगा, ये R बन जाएगा और A भागे से गुणा हो गया A और बटे में नीचे क्या है L, तो ये आ गया रो बराबर R इंटू A बटे में L। ये जो हमारा फॉर्मूला है विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र, ये 2 बार परीक्षा में पूछा है और इसका जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होगा ये ओम मीटर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व का अनुपात होता है। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। किसी तार का प्रतिरोधकता रो होता है, खींचकर लंबाई दुगुना करा जाए। जो तार की प्रतिरोधकता होती है ये सिर्फ तार के किस पे निर्भर करती है, ताप पे निर्भर करती है और तार के पदार्थ पे निर्भर करती है। तार का ताप बढ़ाइएगा तो इसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। अगर चालक तार है, तार का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोधकता बढ़ जाएगा और अगर अर्धचालक तार है तो ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोधकता घट जाएगा। 2 चीज याद रखिएगा, ठीक है। चालक तार है तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ेगा और अर्धचालक तार है ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटेगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा। और 16 ओम वाले तार को खींचकर उसका लंबाई दुगुना कर दिया जाए तो तार का नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, लंबाई दुगुना, यानी n का मान 2 कर रहे हो, ठीक है। नया प्रतिरोध का फॉर्मूला R डैश बराबर पुराने प्रतिरोध गुणे में n स्क्वायर हो जाएगा, यानी लंबाई दुगुना यानी 2 दूनी 4 हो गया। और पहले प्रतिरोध कितना था 16 ओम, गुणा करिएगा 16 चौके 64 ओम आएगा नया प्रतिरोध, ठीक है। नया प्रतिरोध इतना आ जाएगा। तीसरा कह रहा है प्रतिरोधकता का व्यंजक किसी चालक के लिए लिखे। प्रतिरोधकता का व्यंजक आप निकाल चुके हो, रो बराबर R इंटू A बटे में L हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहां पे क्या कह रहा है, तार का प्रतिरोधकता रो है, तार को खींचकर उसका लंबाई दुगुना करेंगे तो नई प्रतिरोधकता क्या होगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नई प्रतिरोधकता भी रो रहेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तार को खींच के दुगुना करने पर प्रतिरोधकता नहीं बदलती, प्रतिरोधकता सिर्फ तार के ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा यही है कि निम्न में कौन सा पदार्थ R को व्यक्त करता है, तो रो इंटू L बटे में A, ये R को व्यक्त करता है, प्रतिरोध को व्यक्त करता है। विभवांतर के अधीन विराम तय करने पर त्वरित चाल कितनी हो जाएगी, रूट V के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्न में कौन सा सही है, रो बराबर R इंटू A बटे में L हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, चालक की बात हो रही है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर बढ़ेगा, ठीक है, तापमान बढ़ने पर बढ़ेगा। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है, ओम मीटर, अभी आपने पढ़ा पीछे, ओम मीटर याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा या ऊष्मा, जो परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा होती है वो किसी भी बैटरी के कारण, मान लो बैटरी लगी हुई है प्यारे बच्चे, ये चालक है, चालक में आपने बैटरी लगाई, ये बैटरी का काम क्या है, बैटरी का काम है कि आवेशों को प्रवाहित करे, आवेशों को प्रवाहित करे। तो अगर Q आवेश को प्रवाहित करने में W काम करती है, कोई बैटरी Q आवेश को प्रवाहित करने में W काम करती है तो W बटे Q कितना हो जाएगा पता है, W बटे Q ये लगाई गई बैटरी का वोल्टेज होता है, लगाई गई बैटरी का V वोल्टेज है, ये V वोल्टेज वाली बैटरी क्या करेगी,
Q आवेश को प्रवाहित करने में W काम करती है। ठीक है, तो बैटरी जो काम करती है इसी से बैटरी की ऊर्जा व्यय होती है, उसी की बैटरी की क्या होती है, ऊर्जा व्यय होती है। तो बैटरी द्वारा व्यय वैद्युत ऊर्जा W बराबर कितना हो जाएगा, V इंटू में Q। Q की जगह रख दो I इंटू में T, I इंटू में T रख दिया तो W बराबर एक फॉर्मूला ये मिल गया। अब V की जगह रख दो ओम के नियम से I अपॉन में R, I अपॉन में R रख सकते हो ना, या फिर आई आर, V बराबर होता है आई आर ना, आई आर इंटू में आई टी कर दिया। ठीक है, तो आई स्क्वायर क्या हो गया, आर टी हो गया। ये हो गया W का एक फॉर्मूला। ठीक है, एक I की जगह रख दिया V अपॉन में R, I की जगह रखा V अपॉन में R, तो I की जगह रखा V अपॉन में R और साथ में T रखा, तो V स्क्वायर W बराबर V स्क्वायर अपॉन में R इंटू में T। ये हो गया प्यारे बच्चे W का मान, W का मान ये हो गया। देखा आपने W के 3 फॉर्मूले निकल के आ गए। इसी प्रकार से प्यारे बच्चे अगर आपसे कोई पूछ ले तुरंत कि वैद्युत शक्ति क्या होता है, वैद्युत शक्ति क्या होता है, तो वैद्युत शक्ति होता है कार्य करने की दर, या फिर आप कह सकते हो कि ऊर्जा क्षय होने की दर, कितनी ऊर्जा कितने समय में क्षय हो रही है, यानी कि W ऊर्जा क्षय हो रही है T समय में, तो वैद्युत शक्ति हो जाएगी P पावर बराबर। तो P W की जगह फॉर्मूला आप रख सकते हो, जैसे अभी आपने निकाला I स्क्वायर आर टी बटे में T रख दिया, T से T कट गया। एक फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन में R इंटू में T रखा, T से बटे में T से डिवाइड करोगे कट जाएगा। एक फॉर्मूला V I T रखा, T से डिवाइड किया कट गया। तो P के 3 फॉर्मूले निकल के आए, I स्क्वायर R, एक फॉर्मूला निकला V स्क्वायर अपॉन में R और एक फॉर्मूला रखा V I। ठीक है, वैद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है ये होता है वाट। क्या होता है प्यारे बच्चे, वाट होता है। इसी को आप कह सकते हो कि 1 जूल ऊर्जा अगर 1 सेकंड में खर्च हो रही हो तो ये होगा 1 वाट के बराबर, 1 वाट के बराबर। तो 1 जूल प्रति सेकंड 1 वाट के बराबर होता है। इसका जो मात्रक होता है और मात्रक अश्वशक्ति भी होता है, अश्वशक्ति भी होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 किलोवाट वैद्युत शक्ति क्या होता है। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा जो होता है प्यारे बच्चे ये ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है और 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, कोई पूछ ले तो कहना 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर है, जूल के बराबर है, इसके बराबर होता है। ठीक है, चलो विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V स्क्वायर बटे में R, एक हो गया। अगला बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। किलोवाट घंटा मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन कौन सा सही है, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन क्या है, T समय में R धारा प्रवाहित हो रही है, उत्पन्न ऊष्मा I स्क्वायर आर टी हो गया। अगला क्वेश्चन बताइए, स्थिर विभवांतर पर किसी परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, प्रतिरोध आधा करोगे तो ऊष्मा कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, 60 वाट और 40 वाट के 2 बल्ब है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सम्मिलित शक्ति 24 वाट हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, शोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है नाइक्रोम का व्यवहार किया जाता है, नाइक्रोम का व्यवहार किया जाता है प्यारे बच्चे। कार्बन प्रतिरोध क्या होता है, कार्बन प्रतिरोध का फॉर्मूला है प्यारे साथियों, निकालने का फॉर्मूला है, कितना होता है, AB गुणे 10 की घाते C प्लस माइनस D परसेंटेज। ठीक है, ये होता है किसी भी कार्बन प्रतिरोध को प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला। और प्रतिरोध के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, ब्लैक BB ब्राउन, ब्लैक ब्राउन, रॉय ROY ऑरेंज हो गया, BB ROY। ठीक है, ठीक है, ग्रेट ग्रीन ब्लू, इतना याद रख लीजिए, इसी से पेपर में आता है। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, इसी से क्वेश्चन पेपर में आते हैं प्यारे बच्चे। ये 5 रंग के नंबर याद कर लीजिए, इससे ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। हरे रंग का कोड का मान हो जाएगा 5। ठीक है, हरे रंग के लिए 5 हो जाएगा। ठीक है, पीले रंग के लिए BBROY निकाल लीजिए आप। ठीक है, पीले रंग के लिए, लाल रंग के लिए ऐसे क्वेश्चन नीले रंग के लिए पूछता है, नारंगी और पीले रंग के लिए ये सारे क्वेश्चन पूछता है, तो आपको याद होना चाहिए। प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, कई सारे प्रतिरोध है प्यारे बच्चे, जैसे मान लो एक प्रतिरोध है R1 और एक प्रतिरोध है इसी के आगे R2, ये 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इसके सिरों पर वोल्टेज का विभाजन होगा, इसके सिरों पर V1 वोल्टेज, इसके सिरों पर V2 वोल्टेज। जबकि इसमें जो धारा बह रही है वो धारा सेम बहेगी, दोनों में धारा सेम रहेगी, वोल्टेज का विभाजन होगा, फॉर्मूला बनेगा R बराबर R1 प्लस में R2। ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा। और अगर समांतर क्रम में प्रतिरोध लगे हैं, एक प्रतिरोध इधर और दूसरा प्रतिरोध इधर लगा हुआ है, इस तरीके से प्रतिरोध लगा है, एक R1 है एक R2 है प्यारे बच्चे, तो इसके सिरों पर वोल्टेज का मान सेम रहने वाला है, वोल्टेज सेम रहता है प्यारे बच्चे। जबकि धारा का मान क्या हो जाएगा, धारा बढ़ जाएगी, I1 ऊपर चली जाएगी, I2 नीचे चली जाएगी, धारा का बंटवारा हो जाता है। ऐसे केस में फॉर्मूला बनेगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस में 1/R2, ये फॉर्मूला बन के निकल के आता है।
अब जो लास्ट टॉपिक हमारा बनता है वो है हमारा क्या बनेगा, लास्ट टॉपिक हमारा जो बनता है वो है किरचॉफ का पहला नियम। किरचॉफ का जो नियम होता है वो जटिल परिपथों के लिए है, यानी कि बहुत भयंकर अगर सर्किट बने हुए हैं उनके लिए किरचॉफ का नियम लगता है कि मान लो कोई संधि है, संधि पर ऐसे करंट आ रही है बहुत सारी, मतलब एक करंट आ रही है मान लो संधि की तरफ I1, दूसरी करंट संधि की तरफ आ रही है, तीसरी करंट संधि की तरफ आ रही है, चौथी संधि से दूर जा रही है I4 और पांचवी संधि से दूर जा रही है। तो किरचॉफ का नियम कहता है कि सारी धाराओं का जो जोड़ होगा वो शून्य हो जाएगा। सारी धाराओं का जो जोड़ होता है वो शून्य होता है, यानी कि जितनी आने वाली धारा होती है I1 प्लस I2 प्लस I3, ये सब जाने वाली धारा I4 प्लस I5 के बराबर हो जाता है। जो किरचॉफ का पहला नियम होता है ये आवेश संरक्षण पे आधारित है। किस पे संरक्षण पे, आवेश संरक्षण पे आधारित है, याद रखिएगा प्यारे बच्चे, परीक्षा में पूछ लेता है। अगला जो किरचॉफ का दूसरा नियम है, जैसे ये कह रहा है किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए। जैसे किरचॉफ का कोई दूसरा नियम पूछ ले आपसे, तो दूसरा नियम होता है बंद पाश का नियम, यानी कि किसी भी संधि पर, मतलब किसी भी बंद पाश में प्रत्येक खंड में जितना भी विभवांतर है सबका बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है ये ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है। किसी बंद पाश के प्रत्येक खंड में जितने भी विभवांतर हैं सबका योग शून्य के बराबर होता है। ये हमारा नियम है प्यारे बच्चे, और इसका जो जोड़ होगा वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, बस। अब उसके बाद है व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है, 4 प्रतिरोध होते हैं प्यारे बच्चे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, 4 प्रतिरोध होते हैं। यहां पे Q, P, यहां पे Q, यहां पे R, यहां पे S। चारों प्रतिरोधों को कुछ इस प्रकार से गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, यहां पे बैटरी लगा दी जाती है। इस तरीके से होता क्या है कि जो P अपॉन में Q होता है, इन दो भुजाओं का जो प्रतिरोध होता है अन्य दो भुजाओं के प्रतिरोध के बराबर होता है। ठीक है, तब हमारा ये व्हीटस्टोन संतुलन की अवस्था में कहलाता है। और इस केस में क्या होता है प्यारे बच्चे, संतुलन की स्थिति में व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग व्हीटस्टोन सेतु का इस्तेमाल करते हैं। हो गया प्यारे बच्चे हमारा तीसरे चैप्टर का वन शॉट कंप्लीट। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 30 मिनट में आपको 17 नंबर की तैयारी करा दी। अगर आपको डिटेल में देखना है तो पूरा चैनल पर वन शॉट भी कराया गया है, आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं। चैनल पर वन शॉट लाइव में कराया गया है, जल्दी से जाइएगा उसे जरूर देखिएगा। वन शॉट को जरूर देखिएगा, लाइव में कराया गया है वन शॉट। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।